कोरोना से जब पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, बॉर्डर पर चाइना का आक्रमण है, हमारी सीमा में चाइना आकर बस गया है, और ऐसे माहौल में जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी, मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के विरोधी बिल लाने का प्रयास किया, उसको पास करने का भी प्रयास उनका हुआ। जब 2014 की इलेक्शन थी तब प्रधानमंत्री जी ने चाय पे चर्चा देश के कोने कोने में की। मेरे यवतमाल जिले में वो आए थे, उन्होंने तब भी वहां पर चर्चा की थी किसानों के साथ, और तब उस चर्चा में किसान के कर्ज माफी की बात की, किसान को 1.5 गुना ज्यादा मुनाफा कैसे मिले इसके बारे में उन्होंने बात की। और पिछले 6 साल का इस सरकार का अगर कार्यकाल देखा जाए तब कर्जा माफी की तो बात ही छोड़िए, कर्जा माफी की तो चर्चा ये सरकार कर नहीं रही है। नए नए पैकेजेस, नए नए घोषणाएं, इतना ही सरकार का कार्यकाल पिछले 6 साल का रहा। उसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात लीजिए, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात आपने की थी सरकार ने, तब कहा था कि किसानों को, छोटे किसानों को जिसको जो तकलीफ रहेगी उसमें ये फसल बीमा योजना मदद करेगी। अब इस फसल बीमा योजना ने मदद किया, देखिए किसको की, जो कंपनी इसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है उनको मदद की। 2016 के पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 15,700 करोड़ का आसपास का फायदा कंपनी को हुआ। 16-17 के आंकड़े देखेंगे तो 7,000 करोड़ का आसपास का फायदा कंपनी को हुआ, किसान को हुआ। और गुजरात के बारे में तो मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस साल तो राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सस्पेंड किया है, प्रधानमंत्री पाक बीमा योजना को सस्पेंड किया है। तब केंद्र की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार जो फसल बीमा योजना लाती है वो राज्य की सरकार भी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती है। इससे किसान के प्रति इनकी कटिबद्धता, इसके जो परिणाम है वो सबके सामने है, और गुजरात के किसान को तो दूर दूर तक इसका कोई फायदा नहीं। पिछले लोकसभा में 14 से 19 में आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा था कि बहुत ऐतिहासिक बिल हम लेकर आए हैं, बहुत ऐतिहासिक कदम हमने उठाया है। वो ऐतिहासिक कदम है भूमि अधिग्रहण बिल का। ये भूमि अधिग्रहण बिल आएगा, उस वक्त मैं लोकसभा का सदस्य था, और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में आकर कहा था कि इससे किसान को बड़ा लाभ होगा, किसान को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। देश भर के किसानों ने विरोध किया, देश भर के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध हुआ, और इसका इफेक्ट यह हुआ कि आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ी, उसका मैं भी मेंबर था। 5 साल आपको टाइम पास करना पड़ा, और अब जमीन अधिग्रहण के बारे में आप चर्चा भी नहीं कर रहे। और ऐसी ही बात आपने नोटबंदी के वक्त भी की थी कि ये ऐतिहासिक कदम है, ऐसी बात आपने जीएसटी के वक्त भी की थी कि ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है, पर्टिकुलरली फार्म सेक्टर में जो नुकसान हुआ है, किसान को, खेडूत को जो नुकसान हुआ है, उससे अभी भी वो उभर नहीं रहा। जीएसटी के बारे में भी रात के 12 बजे आपने सेशन बुलाया, रात के 12 बजे आपने कहा कि ये बड़ा ऐतिहासिक है। आज तक किसी भी राज्य को जीएसटी के पूरे पैसे नहीं मिल पाए। आम व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सभी लोग इसमें परेशान हैं, और ये हाल आपका अभी तक रहा है। इसलिए ना भूमि अधिग्रहण में किसान को फायदा हुआ, ना प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसान को फायदा हुआ। और इससे बहुत क्लियर लाइन है कि ये सरकार ने जो पिछले 6 साल का कार्यकाल रहा है, ये ऑर्डिनेंस राज का कार्यकाल है। और ऑर्डिनेंस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि विश्व के सिर्फ 3 देशों में ऑर्डिनेंस की बात होती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बाकी किसी भी देश में ऑर्डिनेंस के बारे में कोई चर्चा कभी होती नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की प्रोविजन ही नहीं। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि जब विश्व के बाकी देशों में ऑर्डिनेंस की बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, तो भारत में भी क्यों है। और आप इस सरकार का भी अगर टेन्योर देखेंगे तो पिछले लोकसभा में 45 से ज्यादा ऑर्डिनेंस लाए गए। ये पिछले 1 साल में 27 से ज्यादा ऑर्डिनेंस लाए गए। ऑर्डिनेंस लाना, इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस लाना यानी संसद को बाईपास करना है, सांसद के जो अधिकार है उसको बाईपास करना है, और सही मायने में चर्चा नहीं होने देना,
कि इसमें एजेंडा हर वक्त रहा। और इसीलिए ये जो बिल आपने लाया, ये बिल लाते वक्त इससे चर्चा किया, स्टेक होल्डर से चर्चा होगी, आप और ब्यूरोक्रेसी साथ में बैठते हो, कुछ बिलों के बारे में डिस्कशन करते हो और वो बिल तैयार करके लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने लेकर आ गए। ना अपने किसानों से चर्चा की, ना अपने जो स्टेक होल्डर है, और कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट जब आता है तब राज्यों से आपने चर्चा करनी चाहिए थी, राज्यों से आपने चर्चा नहीं की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी किसान संगठन से चर्चा नहीं की। ठीक है, बाकी किसान संगठनों से चर्चा करने के लिए आपको परहेज था, कम से कम आरएसएस से एफिलिएटेड संगठनों से तो भी चर्चा करते, किसान नेताओं से चर्चा नहीं हुई। और इससे स्पष्ट हुआ है कि सभी प्रमुख किसान संगठन, सभी प्रमुख राजनीतिक दल, सभी प्रमुख जो किसान से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने इस बिल का विरोध किया है। और इसीलिए ये स्टेक होल्डर से चर्चा क्यों नहीं है। और उस दिन जब ये बिल सदन में आया, लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, और सदन में क्या हुआ, राज्यसभा की अभी तक की परंपरा में जब भी हाउस का सेंस पूछा जाता है, हाउस का सेंस यानी विपक्ष की भी बात और सत्ता पक्ष की भी बात, उपसभापति ने पूरा दरकिनार कर दिया। उसके बाद जब हमने डिवीजन मांगा, क्लॉज बाय क्लॉज डिवीजन होता है, वोटिंग होता है, वोटिंग नहीं करने की लाइन उपसभापति जी ने उस वक्त ली। सरकार का दबाव पूरी तरह से चेयर पर था और इसीलिए उस दिन वोटिंग करने से उपसभापति जी ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। मेरी खुद की अमेंडमेंट थी, वो अमेंडमेंट थी एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में किसी को चर्चा करने का मौका दिया। और आप ट्रैक रिकॉर्ड लीजिए, राजीव साधव शायद कहीं पिछली बार लोकसभा में था, अभी राज्यसभा में गया, मैं नया एक हो सकता है, लेकिन मेरे साथ जो जो सांसद सदस्य पहले में आए, एरिक ओब्रायन 19-20 साल से राज्यसभा के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य, वो अभी तक कभी बेल में आए, क्यों इस बार बेल में आए? या बाकी लोगों का इतना आक्रोश क्यों था? क्योंकि 12 पार्टी, कांग्रेस अकेली नहीं, 12 पार्टी इस बारे में विरोध कर रहे थे और वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। लेकिन सरकार के पास उस दिन ना नंबर्स थे, ना सरकार रिपोर्टिंग करना चाह रही थी, और सरकार डर रही थी कि शायद राज्यसभा में उनका हार हो सकती है, ये बिल वहां से रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जो सदन में हुआ उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन की झलक उसमें दिख रही थी। मार्शल्स को लाकर, बाहर के फोर्स को लाकर इन्होंने इस प्रकार से उस दिन हंगामा करने में पूरी तरह से रोल सरकार ने किया। आपने देखा होगा इस बिल में क्या है, हम क्यों विरोध कर रहे हैं। इसका कारण ये है, इस बिल में कहीं पर भी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होगा, ये शब्द नहीं है। अब सरकार कह रही है कि भाई किसान तो कहीं पर जाकर माल दे सकेगा, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूर दूर तो गलत। आज भी किसान अगर चाहे तो कहीं पर भी जाकर माल दे सकता है, उसकी उपज को बेच सकता है। तो सरकार ये पूरी तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। और मुझे तो, मैंने प्रधानमंत्री जी की भी ट्वीट्स देखी, उन्होंने कहा कांग्रेस भ्रमित कर रही है। हम किसको भ्रमित कर रहे हैं? आपका जो सबसे पुराना सहयोगी दल है अकाली दल को हम भ्रमित कर रहे हैं। पिछले 6 साल में से 6 साल आपके साथ जो मंत्री रहे उनको हम भ्रमित कर रहे हैं। पिछले 6 साल से बीजू जनता दल आपके साथ था, हम उसको भ्रमित कर रहे हैं। वाईएसआर आपके साथ थे, हम उसको भ्रमित कर रहे हैं। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, परसों शरद पवार जी ने भी कहा कि मैं तो एक दिन का उपवास रखना चाह रहा हूँ, तो इन सबको हम भ्रमित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्लियर है कि सरकार ने किसान की विरोधी भूमिका ली है। एमएसपी खत्म करने की आप बात कर रहे हो, आप मार्केट कमिटीज को खत्म करने की बात कर रहे हो, और इससे लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश तैयार हुआ है। लोग पूरी तरह से इसमें दुखी है। और इससे हो रहा है कि 86% किसान ये 5 एकड़ के अंदर की खेती करता है, और वो 86% में 80% किसान जो है वो 2 एकड़ वाला है। इन सभी छोटे छोटे किसानों को आने वाले समय में उनकी खेती छीनने का और प्राइवेट प्लेयर्स को देने का ये इस बीजेपी की सरकार का प्लान है। इससे जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, आपने देखा होगा अब एयरपोर्ट्स तो सरकार के नाम पे नहीं रहे, पोर्ट्स भी सरकार के नाम पे नहीं रहे, ऐसे ही ये खेती भी अब आने वाले समय में किसानों से छीनकर
प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देने का सरकार का ये प्रयास है। और कांग्रेस पार्टी हम पूरी ताकत से इस देश में आने वाले समय में इसका विरोध करेंगे, क्योंकि किसान विरोधी ये जो नीति रही है। और इसमें आप देखिए कि अगर किसी किसान को शिकायत करनी है तो उसको डिप्टी कलेक्टर के पास जाना है, उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो कलेक्टर के पास जाना है। सवाल ये है कि 2 एकड़ वाले किसान को कब डिप्टी कलेक्टर, कब कलेक्टर उसकी बात सुनेगा? वो बड़े पूंजीपतियों की बात सुनेगा कि सामान्य किसान की बात सुनेगा? ये सवाल है और इसका जवाब देने से सरकार कतरा रही है। इसका कारण भी यह है, ना देश के कृषि मंत्री ने कभी खेती की है, ना प्रधानमंत्री को खेती में उतनी रुचि है। और इसीलिए ये किसान विरोधी जो बिल है, हमने कल राष्ट्रपति जी को हमने विनती की है कि आप इसके ऊपर साइन मत करिए, इसको वापस भेजिए। आने वाले समय में पूरा नेशन वाइड एजुकेशन का हमारा इसमें प्रोग्राम है। आने वाले इसमें ऑनलाइन इसमें एजुकेशन भी हम करने जा रहे हैं, रैलीज का भी इसमें हमने प्रबंध किया है। लेकिन बहुत क्लियर बात है कि जो दोहरी मार इससे ये देना चाह रहे हैं, और ये जो दोहरी मार है इससे किसान को खत्म करने की बात इसमें है। ये काला कानून है और इसका पूरे जोर से हम विरोध करते हैं। उस दिन भी आपने देखा होगा कि राज्यसभा टीवी का पूरी तरह से चैनल बंद करवाया गया। और पिछले 70 वर्ष में सबसे अंधकार में अगर कोई बिल है, अंधकार में कानून है, तो ये कानून के रूप में हम इसको देखते हैं। और जो पूंजीपति लोग हैं उनको मदद करने की दिशा में सरकार का ये बिल है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करने की बात की है। और उसी दिशा में आपके माध्यम से गुजरात के सभी खेडूतों से, गुजरात के सभी किसानों से मेरी अपील रहेगी कि आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का। गुजरात तो सहकारिता का देश रहा है, गुजरात तो किसान आंदोलन की भूमि रही है। और जैसे पंजाब और हरियाणा में किसानों ने वहां पर आंदोलन शुरू किए हैं, क्योंकि किसान को उसकी जमीन हटवाने का ये मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है। इसके खिलाफ गुजरात के खेडूतों के साथ, गुजरात के किसान भाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। गुजरात के खेडूतों की, इस देश के खेडूतों की, किसानों की जमीन दूर दूर तक हम मोदी सरकार को लेने नहीं देंगे। गुजरात के किसानों का, खेडूतों का, देश के किसानों का, खेडूतों का जो न्याय है, हक है, उनको मिलना चाहिए। इस दिशा में हमारी ये प्रतिबद्धता है। और अब याचना नहीं, रण होगा। आने वाले समय में पूरी ताकत से हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मैं यहाँ पर अमित भाई को और अर्जुन भाई है, सिद्धार्थ भाई हमारे प्रेसिडेंट, हरदीप भाई, इन सबसे भी कहूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखी, बाद में सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंसમાં ખેડૂત વિરોધી બિલ બાબતે વિસ્તૃતમાં અમારા સંગઠન પ્રભારી આદરણીય સાંસદ અટકીએ વાત કરી છે। આજ ગુજરાતની ભૂમિના મહાન વિભૂતિ મહાત્મા ગાંધીજીએ ખૂબ લાંબી લડાઈ લડીને દેશમાંથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને દેશ નિકાલી આપ્યો હતો। ફરી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો देश में कंपनी राज लावा तरफ आगे बढ़ी रहा है। आ किसान विरोधी बिल जे देश की संसद में लोकशाही परंपरा खत्म करीने पास कराववामां आव्युं छे। एना कारणे आवनारा समयमां देशना खेडूतो ए सामान्य जे ग्राहको छे एना अस्तित्व पर खूब मोटुं जोखम ऊभुं थवानुं छे। कंपनीओ आववाथी खास करीने गुजरातनी भूमि जे सहकारी क्षेत्र माटे आखा विश्वमां जाणीती छे કે સહકારી સંસ્થાઓ ખતમ થઈ જવાની છે। સાથે સાથે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી ખેતી કરવાને કારણે કોંગ્રેસે જે ખેત મજૂરોને ખેડૂત બનાવ્યા હતા એ ખેડૂતો આવનારા સમયમાં ફરી પાછા ખેત મજૂર બની જાય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થવાનું છે। ટેકાના ભાવે ખરીદ કરવાના અને ખાસ કરીને ટેકાનો ભાવ નક્કી કરવાની જે પદ્ધતિઓ છે, જે પરંપરા છે, કે આ બિલના આવવાથી આવનારા સમયમાં બંધ થવા જઈ રહી છે। ખાસ કરીને કિંમતો નક્કી કરી અને ખેડૂતોને એના ટેકાના પૂરતા બજાર ભાવ મળે એ માટેની હાલની જે વ્યવસ્થા છે, જે વર્ષોથી કોંગ્રેસ સરકારે સ્થાપેલી વ્યવસ્થા છે,
એને આ બિલ આવવાથી એ વ્યવસ્થાઓ ખતમ થશે અને ખાસ કરીને સરકાર આવનારા સમયમાં જે કિંમતો આપવાની વાત છે એટલે કે એમએસપી આપવાની વાત છે એમાંથી પોતાના હાથ પાછા ખેંચવા તરફ જઈ રહી છે. આ બાબતોને લઈને સંસદમાં તો કોંગ્રેસ પક્ષ અને વિરોધ પક્ષોએ ખૂબ મજબૂતાઈથી ટેકો કર્યો છે. આ વિરોધ જે સંસદમાં કર્યો સરકારે એને માન્ય ના રાખ્યો ત્યારે એ ખેડૂતોના હક અધિકારની લડાઈ કોંગ્રેસ પક્ષ આવનારા દિવસોમાં રસ્તા પર ઉતરીને લડવા જઈ રહ્યું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા આ બિલના વિરોધમાં તબક્કાવાર કાર્યક્રમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને આજે આ પ્રેસ વાર્તાના માધ્યમથી આપ સૌના માધ્યમથી એક જન સુધી આ બિલની હકીકતો પહોંચે એવો પ્રયાસ કરીએ છીએ. 26 તારીખે આખા ગુજરાતમાં તમામ ખેડૂત સંગઠનો, ખેડૂત આગેવાનો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મથી સ્પીક અપ ફોર ફાર્મર્સ માટેનો કાર્યક્રમ કરીશું. સાથે સાથે જમીન પર આંદોલનને રૂપ આપવા માટે 28 તારીખે ગાંધીનગર ખાતે આવેદન પત્ર લઈ અને ગવર્નર હાઉસ તરફની કૂચ કરવામાં આવશે. અને એ જ રીતે જે તાલુકા લેવલ પર વિરોધના સૂર ઉઠ્યા છે એને કાર્યક્રમમાં અમલી બનાવવા માટે 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતિના દિવસે આખા ગુજરાતના તમામ તાલુકા મથકે ખેડૂતો, ખેડૂત આગેવાનો, ખેડૂત સંગઠનોને સાથે રાખી અને રેલી અને ધરણાના કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. સાથે સાથે ખેડૂતોના વિરોધને, આક્રોશને બુલંદ કરવા માટે ગુજરાતના 4 ઝોનમાં ખેડૂત સંમેલનો કરી અને આવનારા સમયમાં જમીન પર આ બિલ સામેનું આંદોલન કરવામાં આવશે. ગુજરાતમાં 25 વર્ષ જેટલા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. આ શાસનમાં ખેડૂત, ખેતી અને ગામડા પાયમાલ થયા છે અને આ ભાજપની ખેડૂત વિરોધી નીતિને કારણે, એના શાસનને કારણે આજે ગુજરાતનો ખેડૂત આર્થિક રીતે પાયમાલ થયો છે અને આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર થયો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ જે ખેડૂતો પોતાની મહેનતમાંથી એના માટેનું પ્રીમિયમ ભરે છે અને જ્યારે ખેતીમાં નુકસાની થાય ત્યારે પેલા પોતાના હકના પાક વીમા માટેની માંગણી કરે છે ત્યારે સરકાર એ પ્રાઇવેટ વીમા કંપનીઓની તરફદારી કરે છે. ખેડૂતોની વાત સાંભળતી નથી. ખેડૂતો પોતાના હક અધિકાર માટે, વીમા મેળવવા માટે લાંબા સમયથી લડાઈ લડે છે. એના માટે સરકાર બિલકુલ ચિંતિત નથી અને બીજી તરફ ખાનગી વીમા કંપનીઓ જે લૂંટ ચલાવી રહી છે એને આ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક સમર્થન આપી રહી છે. જમીન માપણીમાં પણ કરોડોનું કૌભાંડ થયું અને એ જ રીતે જમીન માપણીને હમણાં જે બિલ આવી રહ્યા છે વિધાનસભામાં એના માધ્યમથી એક સુનિયોજિત ષડયંત્રના ભાગરૂપે આવનારા સમયમાં ગુજરાતનો ખેડૂતને કઈ રીતે ખેત મજૂર બનાવી શકાય અને ખેડૂતોની આ મામૂલી જમીનો કઈ રીતે કબજે કરી શકાય એવું વ્યવસ્થિત આયોજન ચાલી રહ્યું છે. હાલમાં જ ખેડૂતો પહેલા પાક વીમાથી તકલીફમાં હતા, ઉત્પાદનના પૂરતા બજાર ભાવ નતા મળતા અને ઉપરથી અતિવૃષ્ટિ થઈ. અનેક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ, પૂરની પરિસ્થિતિને કારણે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જમીનોનું ધોવાણ થયું, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઊભા પાકને નુકસાન થયું. ખેડૂતોએ જે પોતાની મહેનતની મૂડી એક પાકમાં રોકી હતી એવા તમામ પાકો આજે ધોવાઈ ગયા છે અને એના કારણે ખેડૂતો ખૂબ નુકસાનમાં છે. ગત 2 સપ્ટેમ્બરે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે અતિવૃષ્ટિથી નુકસાન થયેલા તમામ વિસ્તારોનું 15 દિવસની અંદર સર્વે કરવામાં આવશે. આજે મારે સરકારને પૂછવું છે, 15 દિવસ તો ક્યારના પૂરા થયા પણ આજ દિન સુધી ગુજરાતના ખેડૂતોના ખેતરમાં થયેલા નુકસાનનું સર્વે થયું નથી. ગઈકાલે વિધાનસભામાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે હવે સર્વે કરવામાં સમય લાગશે અને હવે આખા ગુજરાતમાં નહીં પણ ફક્ત 20 જિલ્લાના 123 તાલુકામાં આ નુકસાનીનું વળતર મળવા જઈ રહ્યું છે અને એમાં પણ ક્યારે વળતર મળશે એની ચોક્કસ તારીખ આપવા સરકાર તૈયાર નથી. હવે સરકાર વિધાનસભાના ફ્લોર પર એમ કહે છે કે 1 ઓક્ટોબરથી ખેડૂતોએ નુકસાની મેળવવા માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવી પડશે. મારે સરકારને પૂછવું છે કે તમે 2 સપ્ટેમ્બરે જાહેરાત કરી હતી કે 15 દિવસમાં સર્વે કરીને ખેડૂતોને તાત્કાલિક નુકસાન ચૂકવીશું. હવે 1 ઓક્ટોબરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની વાત કરો છો
તો ખેડૂતોને ખરેખર એના ખાતામાં નુકસાનીના પૈસા ક્યારે મળશે એ જવાબ આજે પણ સરકાર આપી નથી રહી. એટલે ફક્ત વીમા યોજના હોય કે નુકસાનીનું વળતર હોય એ જાહેરાતો થાય છે. એક પહેલેથી જ ખેડૂત તકલીફમાં હતો, પહેલેથી જ ખેડૂત આર્થિક રીતે પાયમાલ હતો અને ઉપરથી આ કૃષિ વિરોધી બિલ આવવાને કારણે, ખેડૂત વિરોધી બિલ આવવાને કારણે આવનારા સમયમાં ખેડૂત અને સહકારી સંસ્થાઓ અને સામાન્ય ગ્રાહકોની પરિસ્થિતિ ખૂબ કથળવાની છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ મજબૂતાઈથી આ ખેડૂતોના ન્યાય માટે, અધિકાર માટે અને આ બિલના વિરોધમાં આવનારા સમયમાં જમીન પર ઉતરીને કાર્યક્રમ કરશે અને આ સરકારને ફરી એની ખેડૂત વિરોધી જે નીતિ છે એમાં પાછી કરવી પડે માટેનો પૂરા કાર્યક્રમ કરવા